क्लास 9 से क्लास 10th में आने वाले हो तो बस इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करना। अगर तुम इन 5 मिस्टेक्स को क्लास 10th के स्टार्टिंग में ही अवॉइड करोगे तो मेरी इस बात की गारंटी, मुझसे अभी तुम शर्त लगा लो कि तुम्हारी जिंदगी के सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे क्लास 10th में आएंगे। मतलब क्लास 10th में तुम्हारे 95% कंफर्म हो जाएंगे। तुम्हारे क्लास 7 में कितने परसेंटेज आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास 8 में कितने परसेंटेज आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास 9 में भले कितने कम 85% आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इस बात की गारंटी भाई, तुम मुझसे अभी शर्त लगा लो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी क्लास तुम्हारी क्लास 10th होगी और तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे क्लास 10th में आएंगे। इस बात की मेरी गारंटी है। बस इन 5 मिस्टेक्स को क्लास 10th के स्टार्टिंग में अवॉइड करना, मेरी इस बात की गारंटी तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। और इन 5 मिस्टेक्स में अगर तुम एक भी मिस्टेक करते हो तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। हेलो एवरीवन, प्रेम भैया। और सबसे पहले तो यार आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, आप सभी एक नई क्लास में आने वाले, क्लास 9 से क्लास 10th में आने वाले हैं, जो जूनियर क्लास से सीनियर क्लास बन जाती है। क्लास 10th मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम सबकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है और सबसे बेहतरीन नंबर तुम क्लास 10th में लाने वाले हो। जब तक जो अब तक तुमने नहीं लाया वो तुम क्लास 10th में लाने वाले हो। क्यों? क्योंकि क्लास 10th जो तुम्हारा होता है वो बोर्ड एग्जाम का क्लास होता है ना। तुम्हारा एग्जाम तुम्हारे स्कूल में नहीं होगा, अब तुम्हारे स्कूल के सेंटर में होगा। मतलब एक सेंटर तुम्हें मिलेगा, वहां तुम जाके बोर्ड एग्जाम दोगे। अब तुम्हारा पेपर तुम्हारे स्कूल वाले नहीं बनाएंगे, अब सीबीएसई बोर्ड वाले तुम्हारा पेपर बनाएंगे। तो बहुत सारे चेंजेस इस क्लास में होते हैं। मैं शुरू से लेकर अंत तक तुम्हें गाइड करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम प्रेम भैया है, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं 6 साल से क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। 2 साल से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, 2 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं और पेपर लीक कर रहा हूं। पेपर लीक मतलब तुम जानते ही होगे कि वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। तो मुझे 6 सालों एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और हमने चैनल से पेपर लीक करके इंडिया टॉपर 99.2% वाला क्लास 10th में ला रखा है। तो अब तुम्हारी बारी है। वेलकम टू यू ऑल इन क्लास 10th, जो अभी तुम्हारा अपकमिंग सेशन होने वाला है। इस बात की मेरी गारंटी है कि तुम मेरी चीजों को फॉलो करने के बाद, इस चैनल को फॉलो करने के बाद तुम्हारे क्लास 10th में अभी तक के सबसे अच्छी परसेंटेज आ रही होगी। तुम्हारे 98% आराम से आ रही हो, क्योंकि मुझे 6 साल हो गए यार इस सेशन में। मैं 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि किसी बच्चे क्लास 7 में कितनी परसेंट आई, 6 में कितनी परसेंट आई, 8 में कितनी परसेंट आई। वो ट्रैक रिकॉर्ड पुराना हो जाता है। क्लास 10th जो होता है ना, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देख रखे हैं यार अपने करियर में, जिन्होंने क्लास 9 में 42% लाए थे और क्लास 10th में उनके 95, 96 इस तरीके से परसेंटेज आई थी। तो मेरी बात कर लो, मैं 5 मिस्टेक से पहले अपनी बात बता देता हूं कि मेरी क्लास 9 में खुद 59% आई थी, लेकिन 10th में मैंने 90+ स्कोर करे हैं। तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारी कितनी भी परसेंटेज आई कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बात दिमाग में डाल लेना कि तुम कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर वाली बात है। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे मूविंग 9 from 10, जो तुम्हारा डोंट डू दिस 5 मिस्टेक। अगर तुम इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो, मेरी इस बात की गारंटी है, मैं फिर बोल रहा हूं, 95% तुम्हारे आराम से आ जाएंगे। और इनमें से एक भी मिस्टेक तुमने करी तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, फिर 50 to 60% आ जाएगी, वो भी तुम याद रख लेना। तो कोई भी मिस्टेक तुम गलती से ही मत करना। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, सारी मिस्टेक तुम्हें पता चल जाएगी। गलती से ही मत करना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो यार, उनके भी परसेंटेज आ जाए। क्लियर वाली बात है। तो मेरा नाम प्रेम भैया, मैं फिर से बोल रहा हूं। और पूरे अभी तो ये इस सेशन की फर्स्ट वीडियो, पूरे सेशन मैं तुम्हें इसी तरीके से गाइड करूंगा, पेपर लिख करके दूंगा, सब कुछ करके दूंगा। स्टार्ट करते हैं यार इस वीडियो का, नेक्स्ट सेशन का हम लोग शुभारंभ करते हैं। क्लियर वाली बात है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 98% का गोल इन क्लास 10, गोल क्लियर होना चाहिए। बोर्ड वाली क्लास है। तुम अगर कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे, मेरे को बहुत एज हो गया, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया, कहीं भी तुम इंटरव्यू देने जाओगे, कुछ भी करना, सबसे पहले वो बोलेंगे क्लास 10 का रिजल्ट कहां है। तो कोई नहीं पूछेगा तुमसे तुमने क्लास 10 में, क्लास 9 में कितने लाए, 7 में कितने लाए, 8 में कितने लाए, कोई नहीं पूछेगा। और तुम्हारे दिमाग में भी रखा नहीं भैया मैंने जिंदगी में अच्छे नंबर नहीं लाए यार, क्लास 10 में कैसे आ जाएगी? आ जाएगी। कारण मैं बता रहा हूं, क्लास 10 तुम्हारी जिंदगी सबसे बड़ी क्लास है। तुम्हारे जो पड़ोसी में गुप्ता जी रहते, तुम्हारे फूफा रहते, वो कोई क्लास का रिजल्ट नहीं पूछे, 10th का रिजल्ट हर कोई पूछेगा। और तुम्हें घर वाले शाबाशी देंगे, घर वाले तुम्हें बोलेंगे कि 10th में नंबर ले आए। तो गोल पहली बात तो दिमाग में क्लियर है कि 98% आना चाहिए। मैं वो बंदा हूं ना यार जिसने, मैंने खुद अपने 98% गोल रखा था और 90+ आ गए। मैं तो क्लैरिटी बता रहा हूं, अगर 98% गोल रख लिया, मेरी इस बात की गारंटी 95 आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे भैया? क्योंकि यार देखो, तुम्हारा जो क्लास 10th होता है ना, वहां पर जो है ना, तुम्हारा कंट्रोल स्कूल के हाथ में नहीं होता। तुम्हारा राहुल है, तुम्हारा नाम राहुल है और तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। तुम्हारी मैडम जानती, तुम्हारे स्कूल में सब जानते हैं कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, पर तुम्हारा ना स्कूल ना तुम्हारा पेपर बनाएगा ना तुम्हारी कॉपी चेक करेगा। तो जब तुम पेपर दोगे तो स्कूल तो सीबीएसई के सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर वाले को थोड़ा ना पता कि राहुल पढ़ने में कैसे है। अगर तुम अच्छा पेपर लिख दोगे तो उसको तो पता नहीं, उसको लगेगा बहुत अच्छा बच्चा है, तो तुम्हें नंबर पूरे दे देगा। तुम्हारे नंबर इसलिए खराब होते हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे स्कूल वाले जानते हैं कि ये बच्चा एवरेज है वगैरह, इसको नंबर उस तरीके से देने, और तुम्हारे साथ वैसा ट्रीटमेंट भी नहीं होता। समझ रहे बात को? तो 10th में तुम्हें कोई नहीं जानेगा, क्योंकि सीबीएसई के सेंटर में और सीबीएसई के सेंटर में एग्जाम होगा, तो सारे बच्चे उनके लिए एक जैसे होंगे। तो यहां पर तुम जंप मार सकते हो। दूसरी बात, तुम्हारे स्कूल में तो कंट्रोल बिल्कुल, कंट्रोल हर चीज का तुम्हारे स्कूल के हाथों से छिन जाएगा। 10th में क्या होता है, कंट्रोल स्कूल के हाथों से छिन जाता है। पूरा कंट्रोल जो है सीबीएसई बोर्ड के हाथ में आता है। वही तुम्हारा पेपर बनाएगा, वही तुम्हारा एग्जाम सेंटर डिसाइड करेगा, वही तुम्हारे टेस्ट लेगा, सब कुछ वही करेगा। मतलब प्री बोर्ड वगैरह वाले टेस्ट सब कुछ वही करेगा, वही तुम्हारा सिलेबस डिसाइड करेगा, सब कुछ अब यहां डिसाइड होगा। अब स्कूल के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, तुम्हारे टीचर के हाथ में पढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा।
क्लियर वाली बात है। अब सब कुछ सीबीएसई डिसाइड करेगा, सीबीएसई पेपर बनाएगा, सीबीएसई हार्ड लेवल डिसाइड करेगा, सीबीएसई सिलेबस डिसाइड करेगा, सब कुछ सीबीएसई करेगा। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि 9th में भले तुम्हारे 42% आए, मैंने वैसे बच्चे देख रखे जिनके 9th में 42% आए, क्लास 10th में 95 प्लस आ गए तो आराम से आ जाएंगे। 8 का तो भूल ही जाओ, 7 का भूल जाओ। पहली चीज तो ये, तुम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भूल जाओ। तुम अभी से कमेंट कर दो भैया मैं 98 पॉइंट क्लास 10th में लाऊंगा। सब लोग मेरे को अभी कमेंट करेंगे और ये कमेंट तुम क्लास 10th के एंड में आकर पढ़ोगे कि भैया मैंने 98 पॉइंट स्कोर कर लिया है भैया, मेरी इस बात की गारंटी है। तो जल्दी से कमेंट कर दो जिनको इनको लाना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले कमेंट कर दो कि भैया इस सेशन में मैं 98 पॉइंट लाऊंगा। पहले तो गोल क्लियर होना चाहिए कि भैया एकदम आ जाएंगे, एकदम आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। मेरी इस बात की गारंटी मेरे से लिखवा लो, तुम आ जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं पूरे सेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार हम लोग। आगे तुम्हारा क्या है, रट्टा मारना बंद करो, रट्टाफिकेशन बंद करो। भैया रट्टाफिकेशन क्या होता है? देखो रट्टा मारना क्या है कि सबसे पहले देखो, कोई बच्चा बच्चे ने बुक ले लिया, जो थ्योरी है वो बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे करके थ्योरी पढ़ रहा, पूरा थ्योरी पढ़ रहा है। मतलब नहीं समझ रहे हो कि किसी भी चीज को रट लेता है, वो समझ जाता है कि भैया मेरा एकदम पूरा काम हो गया। रटना नहीं है। अब क्लास 10th में आके, क्लास 10th में रट्टा मारोगे, जो बच्चा रट्टा मारेगा वो बच्चा फेल होगा क्लास 10th में। क्लियर वाली बात है, एकदम फेल होगा। कैसे फेल होगा भैया, मैं क्लैरिटी दे रहा हूं। क्लास 10th में क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो जाता है। भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? अब पिछले मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं। अब बच्चे भी नहीं समझ पाते, बहुत टीचर भी नहीं समझ पाते कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का सिंपल मतलब होता है जिस क्वेश्चन को आंसर करने में तुम्हारा ब्रेन लगे और प्लस बुक की थ्योरी लगे, इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि मान के चलो वो बोलेंगे कि स्कूल में एक स्टूडेंट है, उसको दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही। तो स्कूल में एक स्टूडेंट है, उसको दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही। अब वो बोलेगा इसको कौन सी डिजीज है, आंख में कौन सी डिजीज है, तो उसको मायोपिया हो गया है। तो वो तुम्हें बताना पड़ेगा। वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि दूर की चीज दिखाई नहीं देने पर क्या होता है, वो बोलेंगे स्टूडेंट को दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही। अब बोलेंगे उनको क्या हो गया। तो वो होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। समझ रहे बात को, उसको कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन बोलते हैं। मैथ में भी वो चीज बन जाती है, कई बार मैथ में भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि वो जो एक लड़की है वो पतंग उड़ा रही है, उसका हाइट बता दो। समझ रहे बात को, तो उस टाइप के होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब रियल लाइफ से रिलेट कर देते हैं वो, कि रियल लाइफ में चीजें हो रही है, बुक से हट के जाते हैं। तो मतलब बुक मतलब ब्रेन और बुक की थ्योरी तुम्हारी दोनों लगती है, इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। इसलिए तुम रट्टा जो मार के बच्चे आता है ना कि जैसे क्लास 10th में है, अब क्लास 10th में तुमने रट्टा मार लिया कि व्हाट इज तुम्हारा क्या बोलता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड। मतलब वो अपना खाना बनाते हैं, बच्चे ने रट लिया पूरा। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। ये रट्टा मारने वाले बच्चे फंसेंगे। अब बोलेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी बता दो, समझ रहे बात को, तो रट्टा मारने वाले बच्चे फंस जाएंगे। तो अब फीचर जब बच्चे का दिमाग रहेगा तो बोलेगा पहला पॉइंट तो वही डेफिनेशन ही मार के आ जाएगा। दूसरा बात बोलेगा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डिफरेंस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो अलग अलग चीजें वो दिमाग लगा लिख देगा। भाई सीबीएसई क्या आ रही है, तो सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर लिया है। मतलब पेपर में तुम्हारे 40 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 20 तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और 20 तो तुम्हारे एमसीक्यू रहेंगे। 20 एमसीक्यू में 10 एमसीक्यू तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले रहेंगे। क्लियर वाली बात है, इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। पेपर में तुम्हारे 40 क्वेश्चन रहेंगे। कभी भी तुम 10th का कोई भी पेपर देखो, मैथ या साइंस का 40 क्वेश्चन रहेंगे। 40 क्वेश्चन में तुम्हारे 20 क्वेश्चन तो पहले एमसीक्यू तुम्हें मिल जाएंगे, जैसे तुम्हारे 10th 9th में मिलते हैं। बाकी के 20 क्वेश्चन जो तुम्हारे रहेंगे वो तुम्हारे अलग लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर वाली बात है, रट्टाफिकेशन छोड़ दो, रट्टा मारने पर ध्यान कम दिया करो। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया, रट्टाफिकेशन छोड़ देना, ठीक है। इसको तुम छोड़ दोगे, जितना तुम समझोगे थ्योरी को उतना बेटर रहेगा। मैं 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, समझने पर कोशिश करना। क्लास 10 में तुम जितनी चीजें समझोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। अगर तुम्हारा क्या कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अब आंसर राइटिंग की बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होती, बच्चा लिखने नहीं जाता, साल भर आंसर फ्रेम करना बहुत जरूरी। तुम मेरी पर्सनल स्टोरी ले लो, मेरे को इंग्लिश में आंसर फ्रेम ही करना नहीं आता। मेरे को लगता है यार आंसर फ्रेम कैसे होता है, तो फिर मैंने सीनियर से ही पूछा, मेरे को पता नहीं चला। आंसर फ्रेमिंग का मतलब ये कि तुम आंसर फ्रेम करने, अब तुम आंसर इंग्लिश में लॉन्ग आंसर ही लिख रहे हो, तुम कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि टीचर तुम्हें नंबर देगा कि नहीं देगा। रियलिटी है, आंसर कैसे लिखा जाता है मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है, टेंशन वाली बात नहीं। देखो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब जब तुम बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखोगे तो तुम्हें कितना आता है ये फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है कि तुम क्या चीज लिख के आ रहे हो। समझ में आएगा तब ना लिखूंगा भैया, भाई आता है तब भी चल जाएगा, अगर तुम खिचड़ी पका दोगे तो नहीं चलेगा, और नहीं भी आता और तुम तरीके से लिखोगे तो भाई नंबर मिल जाएंगे। कैसे लिखना है भैया एग्जाम में, पहली चीज तुम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब आंसर लिखने की कला। कला क्या होता है भैया मैं बता रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 40 क्वेश्चन मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो 40 क्वेश्चन तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, और तुम्हें 3 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। तो स्पीड और राइटिंग दोनों तुम्हें मेंटेन करनी है। पहली चीज ये दिमाग में रखना, अभी से आदत डाल लो भाई। बोर्ड में अगर 98 का टारगेट ले रखा है तो भाई ये चीज तो करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग ही तुम्हें 98 दिलाएगा, वो कॉपी ही मैटर करेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, कभी भी एसएसटी या साइंस जैसा कोई भी सब्जेक्ट हो तो पॉइंट वाइज आंसर लिखना। पॉइंट वाइज आंसर क्या होता है, देखो यार मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, मैं अपने खुद अपने टाइम पर अपने स्कूल में रैंक होल्डर था, टॉपर था अपने टाइम पर। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें किसी वीडियो में दिखा भी दूंगा। अपने टाइम पर मैं टॉपर था, कहने का मतलब ये रैंक होल्डर के स्टेट में था। कभी भी तुम्हारा एसएसटी या साइंस जैसा सब्जेक्ट हो, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, एसएसटी या साइंस जैसे किसी भी सब्जेक्ट में मैं रियलिटी बता रहा हूं, पॉइंट वाइज आंसर लिखना। भैया पॉइंट वाइज आंसर क्या होता है, पॉइंट वाइज आंसर का मतलब कि पॉइंट नंबर 1 जैसे रोमन नंबर पॉइंट 1 2 3
उसके बाद तुम लिखोगे ऐसे 4 और उसके बाद तुम लिखोगे ऐसे 5, ठीक है, ऐसे 5 लिखोगे। अब भैया किस तरीके से पॉइंट लिखेंगे, अगर किसी 3 नंबर का क्वेश्चन हो, देखिए ध्यान देना, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 मार्कर का होगा तो 3 पॉइंट लिखोगे, 3 पॉइंट लिखोगे। अगर 5 मार्कर का होगा तो 5 पॉइंट लिखोगे, समझ रहे हो, 5 पॉइंट लिखोगे। अब भैया पॉइंट में करना क्या, जो पॉइंट सबसे बेस्ट तुम्हें लगे उस पॉइंट में तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है। और पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना, कभी भी एसएसटी या साइंस जैसा सब्जेक्ट तुम्हें मिल जाए, तुम्हें पॉइंट में ही आंसर लिखना है, मैक्सिमम ट्राई करना है ये पॉइंट में। अगर तुमने पॉइंट में आंसर लिख दिया, नंबर मिल गए। एसएसटी में तो भाई दिमाग में डालो, मैं वो बच्चा हूं ना भाई, एसएसटी मैंने 93 आउट ऑफ 100 बोर्ड में ला रखे हैं, 93 आउट ऑफ 100 सिर्फ पॉइंट में आंसर लिखा था। तो सिर्फ पॉइंट में ही आंसर लिखना। मैंने बहुत सारे टॉपर बच्चों से इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला भैया मैंने पॉइंट में आंसर लिखा था। तो पॉइंट वाइज आंसर लिखना। इंग्लिश हिंदी में भैया क्या करना, इंग्लिश हिंदी में पैराग्राफ का यूज करना। भैया पैराग्राफ क्या चीज होती है, पैराग्राफ का मतलब जो इस तरीके से तुम आंसर लिखते हो, ऐसे कैसे करके, इसको पैराग्राफ बोलते हैं। पैराग्राफ में आंसर फ्रेमिंग कैसे होती है। अब जिसने तुमने इंग्लिश में कोई आंसर लिखा, कोई भी आंसर मैं मान लेता हूं कि तुमने कोई आंसर लिखा, अब उस आंसर के तुम्हें नंबर मिलेंगे, तुम्हें पता है। तो आंसर फ्रेमिंग करने का एक ही तरीका, तुम जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे। लिखने की प्रैक्टिस कैसे होगी भैया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उसके आंसर तुम गूगल से देख लो, वो प्रैक्टिस करोगे आंसर किस तरीके का फ्रेम हो रहा है। फ्रेम होने का मतलब किसी क्वेश्चन को, जैसे मान के चलो कोई पोएम है तुम्हारा, ठीक है, 10th में एक बॉल पोएम है, तो बॉल पोएम इज रिटन बाय जॉन बेरीमैन दैट सेड दैट द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एंड द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन के बारे में वहां इन्होंने बताया है। तो वो सारी चीजें तुम मेंशन करोगे, तो किस तरीके से आंसर फ्रेम हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो तुम मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तुम्हें आंसर फ्रेम करने आना चाहिए कि इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, मैं अपनी स्टोरी बताऊं, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने एक पीरियोडिक टेस्ट में अपना आंसर दिया और उसमें मेरे को इंग्लिश में क्वेश्चन था जिसमें मेरे को 6 में 6 नंबर मिल गए। मैंने गलती से आंसर फ्रेम कर दिया था, वो बेबी सीगुल करके एक चैप्टर था, वहां पे मैंने करा था। तो 9th तक मेरे को ये चीज नहीं आती थी, 10th के पीरियोडिक टेस्ट में मैंने ये चीज सीखी थी। तो आंसर फ्रेम करने सीख लेना। इंग्लिश हिंदी में आंसर फ्रेमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, जो तुम पैराग्राफ में आंसर लिखते हो, समझ रहे हो, आंसर देके जो पॉइंट और पॉइंटर नहीं होता। तो इंग्लिश हिंदी में पैराग्राफ से लिखोगे और आंसर बनाना तुम्हें आना चाहिए, फ्रेम करना चाहिए, ठीक है। और एसएसटी और साइंस में तुम पॉइंट वाइज लिखोगे, ठीक है। और मैथ में क्या करोगे, मैथ में सबसे बढ़िया, मैं मैथ में तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, सबसे बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं। मैथ में तुम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, जितने लेवल की। पहले तो एनसीईआरटी कर लो, उसके अलावा जितने तुम क्वेश्चन लगा सकते हो, आरडी के, आरएस के, जहां के तुम क्वेश्चन लगा सकते हो आराम से तुम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी तुम्हारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। एनसीईआरटी छोड़ के कोई भी बुक तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी स्टार्टिंगली होनी चाहिए तुम्हारे पास। क्लियर वाली बात है। पहले तुम एनसीईआरटी करोगे, बाद में मैं आगे तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है। लेकिन मैथ में एनसीईआरटी पर एकदम कंठस्थ होना चाहिए भाई। कोई तुम्हें नींद में भी उठा के बोल देना यहाँ ये क्वेश्चन कहां पे लिखा हुआ, तो तुम बताओ क्या इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है, टॉपिक नंबर 3 है। उस लेवल तक तुम्हें मैथ एनसीईआरटी रटाना चाहिए, तुम्हारा स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैथ के लिए तुम्हारा एनसीईआरटी इनफ नहीं रहेगा, इसके बाहर भी करना, लेकिन बेस यही बनाएगा, ठीक है। और बाकी के लिए तुम्हारी एनसीईआरटी इनफ है, अभी एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूं। तुम्हारा एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी के लिए एनसीईआरटी इनफ रहेगी, मैथ के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। अब किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना। भैया क्या बोल रहे हो यार, इग्नोर करने का मतलब क्या था, बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट को छोड़ने लगा। भैया मैथ के और साइंस के टीचर हम सिर्फ मैथ और साइंस ही पढ़ेंगे, इंग्लिश हिंदी गया भाड़ में, आईटी तो हम पढ़ते ही नहीं भैया। आईटी तो कुछ नहीं है, एग्जाम के 2 दिन पहले करेगा। सबसे बड़ा ब्लंडर है, जब तुम्हारा रिजल्ट बनेगा ना, लैपटॉप में रिजल्ट चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे टॉप 5 सब्जेक्ट ऐड होंगे। और टॉप 5 सब्जेक्ट में भी, टॉप 5 सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो, टॉप 5 विथ इंग्लिश और 4 अलग, मतलब इंग्लिश तो ऐड होगा ही टॉप 5 में, उसके अलावा इन पांचों में एक, मतलब इन पांचों में एक हटेगा, मतलब इंग्लिश कंपलसरी रहता है टॉप 5 में। अब टॉप 5 में इंग्लिश कंपलसरी है, बाकी इन पांचों में 4 आएगा तुम्हारा। अब तुम्हें इस चीज का एहसास होगा भैया मैंने साल भर तो हिंदी तो पढ़ी ही नहीं थी, आईटी तो पढ़ी ही नहीं थी, 2 सब्जेक्ट गया, क्या पता इंग्लिश ही नहीं पढ़ी हो, ऐड हो गया। तो भाई ध्यान देना, तो 4 सब्जेक्ट, 5 6 सब्जेक्ट पे ध्यान देना। अगर तुम्हारा 5 सब्जेक्ट है कोई दिक्कत नहीं, 5 पर ध्यान दो। अगर 6 सब्जेक्ट है तो भाई 6 सब्जेक्ट पे, क्योंकि आईटी ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं ना, इनमें 50 नंबर का पेपर होगा और 50 नंबर तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा जो तुम्हारी मैडम तुम्हें देगी। तो मैडम को अच्छे से मतलब कि मना के रखना, क्लियर वाली बात है। मैडम या सर को पटा के रखना, मतलब मना के रखना, क्लियर वाली बात है। उसके अलावा जो तुम्हारे ये साइंस वाला पेपर होगा, ये तुम्हारा 80 मार्क्स का होगा और तुम्हारा मैडम या सर जो है तुम्हारे 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल देंगे। तो मैक्सिमम चीजों में अगर तुम फिगर अच्छा बना के रखोगे तो टीचर तुम्हें नंबर दे देंगे। तो उनसे अच्छा बना के रखना, पहली चीज तो वो तुम जान लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहेगा। तो इस सारे सब्जेक्ट में ध्यान देना, कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर मत करना। मैथ और साइंस अगर 100 नंबर के हैं तो तुम्हारा इंग्लिश, हिंदी और आईटी भी 100 नंबर के हैं। तो सब पे ध्यान देना। बच्चे बहुत ब्लंडर करते हैं, पूरे साल मैथ पढ़ रहे भैया, बाकी सब्जेक्ट मैथ में आ गए, मैथ में पता चला 92 आ गए और बाकी सब सब्जेक्ट में किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 30 है, इस टाइप के मैंने नंबर देखे। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो चालाक रहते हैं, जो सब सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, जिनका मैथ में भी 92 आ जाता है, साइंस में तो 100 आउट ऑफ 100 आ जाता है और इंग्लिश में भी 100 आ जाता है, आईटी में भी 100 आ जाता है, पता चलता है उनका रिजल्ट 99.2 वाला बन गया, उस टाइप के नंबर बन जाते हैं। तो मैथ में थोड़ा कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब भी नंबर आ जाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा मैथ में कम ला, मेरा कहने का मतलब है सबको प्रायोरिटी देनी, सब 100 नंबर लेके चलते हैं। क्लियर बात है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर बनता है।
अगली मिस्टेक क्या है? अगली मिस्टेक है डोंट स्किप रिवीजन। रिवीजन देखो, टॉपर और एवरेज बच्चे, मैं 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, टॉपर और एवरेज बच्चे के बीच में एक ही डिफरेंस मैंने अभी तक निकाला है। पहला डिफरेंस जो रहता है तुम्हारा रिवीजन। टॉपर और एवरेज बच्चे में क्या, दोनों एक ही बुक पढ़ते हैं, सब कुछ वही करते हैं। टॉपर और एवरेज में क्या डिफरेंस हो सकता है? एक बोनस टिप भी तुम्हें दूंगा, पहले मैं ये बता रहा हूं, आखिरी टिप है, इसके बाद एक बोनस टिप दूंगा, उसके बाद तुम किंग बन जाओगे। टॉपर और एवरेज बच्चे में क्या डिफरेंस हो सकता है? दोनों तो एक ही बुक पढ़ते होंगे यार, दोनों एक ही चीज रिवाइज करते हैं। एक बच्चा टॉपर कैसे बन जाता है, एक बच्चा एवरेज कैसे रहता है? रिवीजन का फर्क है। देखो यार, तुम्हें दो चीज ही एग्जाम में याद रहेगी, एग्जाम हॉल में तुम्हें दो चीज ही याद रहेगी। पहली तो वो चीज रहेगी जो तुमने 2 दिन पहले पढ़ी हो, या तुमने 2 दिन पहले पढ़ी हो, या तुम्हें दूसरी चीज वो तुम्हें याद रहेगी जो तुमने 3 से 4 बार पढ़ रखा हो, रिवाइज कर रखा हो। जो तुमने 3 से 4 बार पढ़ रखा हो, यहां तुम्हें याद है, ठीक है, तो वो तुम्हारी चीज होगी। समझ रहे बात को? तो एग्जाम हॉल में तुम्हें दो चीजें, अब टॉपर बच्चा क्या करता है, पूरा सिलेबस तो तुम 3 से 4 दिन में नहीं पढ़ सकते कभी भी, पूरा सिलेबस तो वो तुम 50 to 60% सिलेबस पढ़ता है वो, और उतने ही उसके नंबर भी आ जाते हैं, उतने ही मार्क्स भी उसके आते हैं 50 to 60%। जबकि टॉपर बच्चा क्या करता है, 3 से 4 बार रिवीजन करता है। कैसे रिवीजन करना भैया बता रहा हूं, फुल सिलेबस को 4 टाइम्स तुम्हें रिवाइज करना। 4 टाइम रिवाइज कैसे होंगे भैया? सबसे पहले जो तुम्हारी मैडम पढ़ाएगी वहां पर तुम कॉपी में नोट करोगे, तो वहां तुम्हारा एक टाइम रिवीजन होगा। दूसरी बात, पीरियोडिक टेस्ट में एक टाइम होगा, उसके बाद सेकंड पीरियोडिक टेस्ट में एक बार होगा, और तीसरा हाफ ईयरली में एक बार हो जाएगा। तो क्या 4 टाइम नहीं होगा तुम्हारा? हो जाएगा 4 टाइम। ट्यूशन वगैरह में भी कर लोगे तो 4 से 5 बार एक आइडियल रिवीजन टाइम रहता है जो तुम्हें रिवाइज करना होता है। समझ रहे बात को? रिवीजन कैसे करते हैं भैया? रिवीजन करने का मतलब मेरे शब्दों में मैं तुम्हें बताऊं, एनसीईआरटी की बुक उठाओ, एक एक क्वेश्चन लगा लो, हो गया रिवीजन। बस ये रिवीजन का बेस्ट तरीका है। एनसीईआरटी की बुक उठानी है, कभी भी तुम्हें लगे यार कि भैया रिवाइज करना, रियल नंबर रिवाइज करना, भैया बहुत दिन पहले पढ़ा था भूल रहा हूं, भूलने तुम भूल ना जाओ इसलिए रिवीजन करते हैं। ठीक है, तुमने एनसीईआरटी की बुक उठाई, रियल नंबर के जितने क्वेश्चन तुमने लगा लिए, भले देख के लगाओ, जो बन रहा बनाओ, ठीक है, कॉपी पेन ले लो, रियल नंबर तुमने बुक उठा ली एनसीईआरटी क्लास 10 की, रियल नंबर का रियल नंबर खोल लिया और तुमने क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किया। जो बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा गूगल से आंसर देख के बना लो। समझ रहे बात को? कहीं वीडियो देख के बना लो। समझ रहे बात को? तो बना लेना सारे क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, तुमने बना लिया, चैप्टर रिवाइज हो गया तुम्हारा। इसी तरीके साइंस में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में उसी तरीके से तुम करोगे रिवाइज। तो 3 से 4 बार तुम अगर साल में कर लोगे, एक बार रिवाइज करने के लिए क्या करना है, तुम्हें एनसीईआरटी की बुक खोलनी है और सारे क्वेश्चन लगा लेना, तो उस तरीके से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे बात को? उसके अलावा तुम्हें हाफ ईयरली में तुम्हारा 50% सिलेबस आएगा, और 50% पीरियड टेस्ट में 1-2 चैप्टर आएंगे, तो हाफ ईयरली में 4 बार तुम्हें रिवाइज कर लेना है, और बोर्ड एग्जाम में भी 4 बार रिवाइज कर लेना। और हाफ ईयरली से डरना मत, हाफ ईयरली में जनरली पेपर हार्ड बनता है, तो अगर हाफ ईयरली में तुम्हारे 70% या 80% भी आए ना, तो डरना मत, क्योंकि 10th में ना भाई, मैं तुम्हें रिलेटिव बता रहा हूं, असली नंबर तुम्हें बोर्ड में ही मिलेंगे 98 वाले। ठीक है, हाफ ईयरली में टीचर नंबर काट लेते हैं, क्योंकि स्कूल के टीचर ही कॉपी चेक करते हैं हाफ ईयरली में। मैं तुम्हें अभी फिलर दे रहा हूं, डरना मत। क्लियर वाली बात है? वैसे तो मैं तुम्हारे साथी हूं, डरने वाली बात नहीं है। तो ये तुम्हारा रहेगा, एवरेज और टॉपर के बीच का यही डिफरेंस है, वो रिवीजन ज्यादा टाइम कर लेता है। तो जब मौका मिले रिवीजन कर लेना है। अगर साइंस का है तो हाँ, ये चैप्टर पढ़े, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ रहा है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगा लिए, हो गया मेरा रिवीजन। ऊपर थ्योरी पढ़ ली, हो गया रिवीजन। एनसीईआरटी पर थोड़ा रिलाई करना है रिवीजन करने के लिए। समझ रहे बात को? तो 3 से 4 बार किसी तरीके से करना। और एवरेज बच्चा क्या करता है, पेपर आया भैया अब रिवाइज करूंगा, अब पढ़ लूंगा भैया, एक ही बार वो पढ़ता है, उसका रिवीजन एक ही बार होता है। असल तो यही है, वो एक ही बार कर पाता है। और जो टॉपर बच्चा रहता है वो 3 से 4 बार कर लेता है, और वो उसको सारी चीजें याद रहती है, वो पेपर में लिख के चला जाता है, और उसको प्रेजेंटेशन ही पता रहती है, वो कर लेता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे मेन यही, रिवीजन इज द की। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिवीजन इज द की टू स्कोर 98%। मैंने खुद 90+ फोड़ रखा, मुझे पता है ये चीज। समझ रहे हो? 90+ क्यों आए भैया, 98 क्यों नहीं आ गए? 98 इसलिए नहीं आ गए, मैंने रिवीजन ज्यादा नहीं करा, कि पूरे सिलेबस की नहीं करी, कुछ चैप्टर बचे हुए थे। समझ बात को? मैं बहुत खोल के बता रहा हूँ, झूम आकर नहीं बोलूंगा। क्लियर वाली बात है? आगे बढ़ते हैं यार। आगे तुम्हारा क्या है कि अब सबसे पहले एक बोनस टिप में ले लो। बोनस टिप क्या है भैया? बोनस टिप तुम्हारा क्या है, डोंट डू श्योर क्वेश्चंस फर्स्ट। अब भैया श्योर क्वेश्चन क्या होते हैं? तुम कभी भी पेपर में बैठोगे, पेपर जब भी बनता है तो पेपर एक तुम्हारा जो मान के चलो 80 पूरा सिलेबस है, मान के चलो ये पूरा सिलेबस है 100% तुम्हारा, ठीक है, 100% पूरा सिलेबस, जब भी पेपर बनेगा तो 20% सिलेबस से तुम्हारा 80% क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और तुम्हारा 80% सिलेबस से मान के चलो तुम्हारे 100 टॉपिक है टोटल, 100% टॉपिक, 100 टॉपिक में 20 टॉपिक से तुम्हारे 80% पेपर आएगा, और 80 टॉपिक से तुम्हारा 20% पेपर आएगा। ये रेशियो और इधर उधर हो जाता है, लेकिन तुम मान के चलो, ठीक है। तो तुम्हें अगर भीड़ से आगे चलना है तो तुम्हें वो 20% टॉपिक पकड़ने पड़ते हैं, जिससे तुम्हारा 80% पेपर आएगा, क्योंकि तुम्हें पेपर ही पता चल रहा है बोर्ड एग्जाम में, तुम भीड़ से आगे निकल जाओ। भीड़ से आगे कैसे निकलेंगे भैया? वो चीजें मैं अपने चैनल पर पेपर लीक में प्रोवाइड कर देता हूं। पेपर लीक मेरे प्रेम भैया के चैनल पर मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल में तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जो तुम्हें अपने क्लास के भीड़ से आगे निकलवाएगी। पेपर लीक में मैं हर वो क्वेश्चन बता देता हूं जो कि तुम्हारे पेपर में आने वाला है। इंडिया टॉपर चैनल से आ चुका है भाई, तुम स्कूल तो छोड़ी, तो 9 में भी हमने कर रखा था, तुम्हें पता होगा। तो ये सारी चीजें को तुम फॉलो करोगे, श्योर क्वेश्चन पहले कर लेना। वो चीजें तुम्हें हर चैप्टर से पता होनी चाहिए। अगर तुम पढ़ रहे हो मैथ में रियल नंबर पढ़ रहे हो, तो हमारे जैसे टीचर्स के साथ में रहोगे तो वो तुम्हें पहले बता देगा कि बोर्ड में √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूविंग करने आने वाली है। ठीक है, वो चीज तुम्हें पहले बता देगा। साइंस में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में वो पहले तुम्हें बता देगा कि रेडॉक्स रिएक्शन जो तुम्हारा है वो पेपर में आने वाला है।
ठीक है, तो वो सारी चीजें तुम्हें बताएगा। एसएसटी में क्या आएगा भैया, एसएसटी में तुम्हें दैट बता देगा कि ट्रीटी ऑफ वेना पे क्वेश्चन आने वाला है, सीधा ये होता है 20% टॉपिक। तो ये तुम्हें पता रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पेपर लीक और श्योर क्वेश्चन आएंगे तो वो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर वाली बात है। अभी तक के लिए इतना ही। इन 5 मिस्टेक्स को तुम अवॉइड नहीं करोगे, 95% कैटेगरी में तुम ऐसे ही आधा काम तुम्हारा ऐसे ही कंप्लीट हो गया इतनी चीज जानने के बाद। 5 मिस्टेक को याद रखना, इससे बाहर तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे बात को, ऐसे तुम करके रहोगे 95% आराम से आ जाएंगे। नए क्लास में आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बस यार, हम लोग मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग फिर किसी चीज के साथ। और एकदम क्लास 10 सबसे इजी होने वाला, ध्यान रखना, मोटिवेटेड रहना पूरे साल। ये क्लास तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट साल ये होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तक के लिए टाटा।